इस तरह से जो पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, इन्हें जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और बेहतर पूर्वांचल बनकर तैयार होगा। और यही कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 22 तारीख जो है वो अपने आप में खास है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझिए जरा, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से सवाल किए गए कि अयोध्या में क्या तब्दीलियां होंगी, किस तरह का अयोध्या विकसित होगा। लेकिन अब जब आप अयोध्या जाते हैं, अगर आप अयोध्या गए हो, मैं तो गई हूँ, और वहां पर मैंने देखा है कि कैसे अयोध्या में रोजगार बहुत अच्छा हो गया है। धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर अब जब मोहर लगेगी तो सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा भी प्रयागराज से बनारस तक का जो पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा वो अपने आप में खास होगा। तो यानी 22 जनवरी अब वो ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जिसमें विकास का खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर 22 तारीख को ही मोहर लगाकर 22 तारीख को सनातनी डेट बनाने वाले हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आ गई 22 जनवरी, सीएम योगी ने की बड़ी तैयारी। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट, 22 जनवरी बनेगी सनातनी डेट। योगी का प्लान तैयार, धार्मिक क्षेत्र पर मुहर अब की बार। महाकुंभ में इस बार महा फैसला होने जा रहा है। तैयारी है पूरे यूपी में सनातनी झंडे को बुलंद करने की, तैयारी है यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की, तैयारी है 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की, क्योंकि इस बार महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम योगी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसी बैठक से सीएम योगी ने यूपी के धार्मिक महत्व को धार देने की तैयारी कर ली है। अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ संपन्न हो रहा है। डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अभी कल कैबिनेट है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है इस कैबिनेट में। और संगम स्नान करने महाकुंभ के अवसर पर हर व्यक्ति के मन में लालसा है और आज पूरी कैबिनेट स्नान करेगी। 22 जनवरी को ही सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी और बाकी मंत्री संगम पहुंचेंगे। संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर पूजा अर्चना और दान पुण्य करेंगे। इसके बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। प्रस्ताव में इस क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीर्थ सर्किट बनने से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में सुविधा और आसानी मिलेगी। साथ ही माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार भी चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है। दरअसल हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि जो लोग महाकुंभ पहुंचे वो संगम में डुबकी लगाने के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, मिर्जापुर में विंध्याचल और चित्रकूट भी जाते हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने से इन जिलों में विकास को नई उड़ान मिल सकती है और यही सीएम योगी का प्लान है। कैबिनेट बैठक की तारीख 22 जनवरी रखने के पीछे भी योगी का खास मकसद है। पिछले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस महाकुंभ में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़ा फैसला कर 22 जनवरी का सनातनी महत्व और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन की स्थिति को ऐतिहासिक बनाने की जहां तैयारी है, उसी को लेकर जो प्रयागराज में संत समाज है वो भी उत्साहित दिख रहा है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। भारत राष्ट्र में राम मंदिर की स्थापना होना 500 वर्षों के अंतराल के बाद केवल राम मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है। धर्म की स्थापना हुई है। मुगल काल से ही और बहुत पहले से ही राम मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया था 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों हिंदुओं के कत्लेआम के बाद ये ऐसा सौभाग्य आया था। 22 जनवरी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। आज उनकी इंग्लिश में कहें तो एनिवर्सरी है
और ऐसे में तीर्थ क्षेत्र घोषित करना ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। साधुवाद देती हूँ अपने योग्य सुयोग्य हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को, जिन्होंने सनातन की भावना को उपरोक्त और ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। तो सुना आपने, उत्साह पूरा है और कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो बैठक में क्या बड़े फैसले लेते हैं कल प्रहार में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस कड़ाई की, उस कानून व्यवस्था की जिसकी चर्चा हर राज्य में होती है क्योंकि यूपी में योगी राज है। मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस को क्लियर कट मैसेज है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है और इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई देती है और 1 लाख के इनामी को अब ढेर किया गया है, जिसका कहर पश्चिमी यूपी में देखा जा रहा था। कैसे ये पूरा एक्शन एग्जीक्यूट किया गया है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। जो मुठभेड़ हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, माफ कीजिएगा 4 अपराधी ढेर कर दिए गए। तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एसटीएफ ने ऑपरेशन किया है एग्जीक्यूट और 4 अपराधी कुख्यात अपराधी थे। उनमें से एक था 1 लाख का इनामी और कग्गा गैंग का काफी खतरनाक अपराधी माना जाता था, उसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश में और आप समझिए ये एक्शन आधे घंटे तक चलता रहा, मुठभेड़ आधे घंटे तक चलती रही। पूरी जानकारी आपको जरा दे रहे हैं कैसे ये एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में, बताया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन हुआ, एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में। एसटीएफ और कग्गा गैंग के बीच ये सीधी मुठभेड़ हुई है। कग्गा गैंग के 76 अपराधी थे इसमें शामिल। ये जो 4 अपराधी ढेर किए गए इनमें कग्गा गैंग का जो मुख्य अपराधी है वो शामिल है 1 लाख का इनामी अरशद, जिसे ढेर करने में सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। 30 मिनट तक, करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां यहां चली हैं, उनकी तरफ से फायर हो रहा था और ऐसे में जवाबी कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। बदमाशों के पास से घातक हथियार भी यहां बरामद किए गए, यानी पूरी तैयारी से बदमाश निकले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपी एसटीएफ की तैयारी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन कैसे 1 लाख का इनामी ढेर हुआ है, जरा उस तस्वीर भी दिखा देते हैं उस अपराधी की, जरा ये देखिए। ये डकैत 1 लाख का इनामी कग्गा गैंग का ये मुख्य सदस्य बताया जाता है, जिसे ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में। क्लियर मैसेज उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई अपराधी सोच रहा है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देगा तो हश्र ऐसा ही होगा। कैसे एक्शन लिया गया ये हमने आपको बताया, लेकिन क्या क्या नाम है इन आतंकियों के, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अरशद ये पहला आतंकी जो ढेर किया गया है, माफ कीजिएगा अपराधी, और वहीं मंजीत भी ढेर किया गया और इसके अलावा सतीश एक अपराधी का नाम बताया जा रहा है जो कग्गा गैंग से इन तीनों का संपर्क था। एक अज्ञात है जिसकी पहचान की जा रही है अभी। ये चारों अपराधी कग्गा गैंग से यहाँ पर जुड़े हुए थे और इन्हें ढेर करने में बड़ी सफलता मिली है और इनके पास से कई ऐसे हथियार मिले हैं जो घातक हैं, जो बता रहे हैं कि अपराधी कितनी तैयारी से उत्तर प्रदेश में थे। ये जरा तस्वीर देखिए, देसी कट्टे इनके पास से बरामद किए गए हैं, पिस्टल्स बरामद की गई हैं। बदमाशों के पास जो ये हथियार हैं उन्हें सीज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन आपके सामने जरा ये जानकारी रख दें, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, क्या क्या मिला है जान लीजिए। दरअसल पिस्टल मिली है, इसके अलावा तमंचा मिला है, देसी तमंचा, देसी राइफल, कारतूस, इन तमाम चीजों से लैस थे और यही वजह है कि लगातार पहले गोली इनकी तरफ से चलाई गई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने ये एक्शन लिया और इन्हें ढेर कर दिया है। वहीं इस पूरे एक्शन को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। सद्दुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं, सुनिए जरा। जो रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है ये। कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है, बीएनएस किस लिए है। अगर ये सब अगर आप सिर्फ गन से इंसाफ को समझते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर